हाय गाइस, दिस इज़ अनमाश यूपीएससी। अब हम विवेक सिंह सर के प्रीलिम्स वाले बुक के इकोनॉमिक्स वाली बुक के प्रीलिम्स वाले पार्ट के चैप्टर 4 पे, विच इज़ द लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो प्रीलिम्स में ये 1 to 4 चैप्टर्स है और हम चौथे पर हैं। लेट्स डू इट। ठीक है, तो सबसे पहले दिस इज़ अबाउट बजट। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा। ठीक है, आर्टिकल 112 कॉल्स इट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जिससे हम ब्रैकेट में बजट समझते हैं, पर एग्जैक्ट वर्ड बजट नहीं दे रखा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता रखे 265 और 266। बेसिकली अगर आपको टैक्स लेवी करना है, कलेक्ट करना है, तो दैट विल बी बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ और ऑथराइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर, जिसका मतलब है गवर्नमेंट विच इज़ एग्जीक्यूटिव। आई होप तुम्हें बेसिक पॉलिटी पता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑब्वियसली। ठीक है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब, तो ये पार्लियामेंट का पार्ट है। तो उनको इनसे अप्रूवल लेना होता है, विच इज़ लाइक फाइनेंस बिल, मनी बिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उस अप्रूवल वो लेते हैं वो थ्रू अप्रोप्रिएशन बिल। तो हम पूरा प्रोसेस समझेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा शायद ऑल्सो आई होप तुम्हें पता चल गया होगा। ये थोड़ा फास्ट पेज इसलिए है क्योंकि रिवीजन के लिए है। ठीक है, मतलब क्योंकि आई एम अज्यूमिंग तुम्हें थोड़ा पढ़ा है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ कर रही हूँ। और साथ में बुक करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, लेट्स डू इट। ठीक है, तो आर्टिकल 112 प्रेसिडेंट शैल in respect of every financial year cause to lay before both houses of parliament annual financial statement। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ आपने देखी होगी कि इसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट बजट शो करता है दोनों हाउसेस के सामने। पर आपने देखा होगा बजट एक्चुअली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी वो करती है। थिंग इज इट इज़ डन ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। पर अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपको प्रेसिडेंट मार्क करना है। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये पुराने एडिशन है तो इसमें पुराने ईयर्स लिखे हुए हैं, पर हम ईयर्स पे ध्यान नहीं देंगे। वी विल फोकस ऑन द स्टैटिक। ठीक है, तो एज यू कैन सी, जब हम बजट निकालते हैं, जब गवर्नमेंट बजट निकालती है तो 3 फिगर्स आते हैं। सबसे पहले एक तो जो हमारा पहले पुराना देखते हो, जो पास्ट है, जिससे जो हमारा पुराना ईयर गया, तो उसके जो एक्चुअल फिगर्स है, क्योंकि बजट में ना एक एस्टिमेट देते हैं कि यार हमारा इतना एक्सपेंडिचर होगा, हमें इतना रेवेन्यू मिलेगा, ऐसे एस्टिमेट करते हैं, हम गेस करते हैं, हम स्टैट्स लगाते हैं। पर जो एक्चुअल फिगर हमेशा हमें पता चलता है वो हमें फ्यूचर में पता चलता है ना, होने के बाद। तो इसलिए जो पास्ट का हम देखते हैं, पास्ट का देखते हैं एक्चुअल फिगर्स। ठीक है, जो भी इस साल का है बजट एंड रिवाइज एस्टिमेट, तो जो करंट ईयर चल रहा है तो उसका जो एस्टिमेट है हम रिवाइज़ करते हैं। लाइक यू नो, बजट एस्टिमेट रिवाइज इसलिए करना होता है क्योंकि ऑब्वियसली देयर आर चेंजेस व्हाट एवर हैपन्स, तो चेंजेस को रिवाइज़ करना होता है। और फिर बजट एस्टिमेट आता है। तो बजट एस्टिमेट किस चीज़ के लिए होता है, फ्यूचर के लिए। कि जैसे अभी लेट्स से कि अभी 2026 चल रहा है, तो मैं 2027 के लिए मैं वो करूँगी, एस्टिमेट करूँगी कि ठीक है मुझे 2026 में मुझे घर से 1000 रुपीज़ मिले और मेरे 800 रुपये खर्च हुए, और 2027 में शायद मुझे 2000 मिले और मेरे शायद 1000 रुपये खर्च हो। ठीक है, तो ये मैंने एस्टिमेट करा है, शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे 1500 ही मिले, हो सकता है मेरे 800 खर्च हो, यू नो, वी डोंट नो। पर मैं ऐसा एस्टिमेट करूँगी। ठीक है, एस्टिमेट फ्यूचर का मैं सोचूंगी कि प्रोबेबल क्या हो सकता है। फिर उसके बाद में मुझे एक्चुअल फिगर्स पता चल जाएंगे जब वो सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, तो 3 काइंड्स ऑफ बजट, फुल बजट, इंटरिम बजट और वोट एन अकाउंट। ठीक है, एक बार ये सब देखते हैं। तो फुल बजट तो नॉर्मल है। ठीक है, मैंने पूरे साल का बजट बना दिया, जो एक्सपेंडिचर है और रिसीट्स है। एक्सपेंडिचर मतलब जो पैसा खर्च हो रहा है, रिसीट्स जो पैसा आ रहा है। ठीक है, तो मैंने बना दिया पूरे साल का। पर ठीक है, बट लाइक देन व्हाट इज इंटरिम बजट, ये इलेक्शन ईयर में होता है। तो लेट्स से आपका मई में इलेक्शन है। ठीक है, मई में इलेक्शन है और अभी रूलिंग पार्टी वो कर रही है, और फेब में आता है ना बजट। ठीक है, फेब से, तो अगर लेट्स से फेब में आपने बजट निकाल दिया रूलिंग पार्टी ने, और वो पार्टी चेंज हो गई, कोई और पार्टी आ गई, तो फिर वो बजट वेस्ट हो गया, फिर दूसरा बनाना पड़ेगा पूरा। तो अब क्या होता है, रूलिंग पार्टी
क्या करती है, इंटरिम बजट निकालती है कि ठीक है मई में इलेक्शन है तो हम मई तक का बजट बना देते हैं, फिर उसके बाद अगर यही पार्टी रही तो फिर बजट कंटिन्यू कर देंगे, और अगर कोई और पार्टी आ गई तो अपना बना देगी। ठीक है, इसलिए होता है इलेक्शन ईयर में इंटरिम बजट। ऑल्सो अगर ये पूछे ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, स्टफ लाइक दैट, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं कहीं कि इंटरिम बजट बनाओ, नहीं, ये अनरिटन कन्वेंशन है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने खुद ने डेवलप करा है, विच इज़ आई थिंक गुड, क्योंकि वरना फिर आपके जो एफर्ट्स है और टाइम है उसका मतलब बेटर यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, ऑलराइट, अब देखते हैं वोटर अकाउंट। पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है, तो इसका मतलब इट्स ऑलरेडी इन आर्टिकल 116 में इसके बारे में है। आर्टिकल 116 इट टॉक्स अबाउट वोटर अकाउंट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो लेट्स से पहली बात तो अभी ऐसा होता नहीं, बट स्टिल ये पहले ऐसा होता था कि देखो 1 अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और अब आगे 31 मार्च और अब तक बजट पास ही नहीं हुआ। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, पैसा नहीं है, कैसे चलाएंगे डिपार्टमेंट्स, तो उसके लिए वोटर अकाउंट होता है। ठीक है, वोटर अकाउंट व्हेन गवर्नमेंट नीड्स मनी टू कैरी इट्स नॉर्मल एक्टिविटीज़, और ये होता है मतलब ये काइंड ऑफ एक एडवांस होता है एस्टिमेट, मतलब ऑलमोस्ट कौन से, हाँ 1/6 ऑफ द टोटल, मतलब 2 मंथ्स के जितना आपको वो मिलता है, 2 मंथ्स का सम मिल जाता है, सो दैट यू कैन मीट योर एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, और ये तब होता है जब अभी भी पेंडिंग हो कंप्लीशन ऑफ वोटिंग फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स, मतलब आपको वो ऑब्वियसली आपको वो लेना होता है ना, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था कि आपको लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेना होता है, और अभी वो अप्रूवल पेंडिंग है, तो बिना अप्रूवल के आपको वोटर अकाउंट से आपको एक्सपेंडिचर मतलब पैसा सब मिल जाता है एक्सपेंडिचर करने के लिए। एनीवे इट डजेंट मैटर बिकॉज अभी 31 मार्च से पहले ही बजट पास हो जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग, सो वी डोंट हैव टू डू दिस एनी मोर, और ये 2 मंथ्स के लिए लिया जाता है। ठीक है, 2 मंथ्स विच इज़ लाइक 1/6 ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर जितना भी होगा। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर होता है, इसमें रेवेन्यू का कोई बात नहीं होती, रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी वो नहीं होता, सिर्फ एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, ऑल्सो ये इतना मैं इसलिए इतना इस पर फोकस कर रही हूँ कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये सिर्फ एक्सपेंडिचर पे ध्यान देता है, ये बोथ एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पे ध्यान देता है, बिकॉज इट्स अ PYQ, प्रीलिम्स में पूछ चुका है UPSC, इसलिए मैं इतना इस पर फोकस कर रही हूँ। ठीक है, लेट्स गो अब आगे। वही तो देखो, इकोनॉमी के स्टैटिक करो, मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स, पर स्टैटिक से अगर UPSC पूछ रहा है देन दैट्स व्हाट विल मेक स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब हमें देखते हैं बजट क्लासिफिकेशन, मतलब बहुत टाइप की बजट होती है, जैसे अब तो जेंडर बजटिंग, ग्रीन बजटिंग, आई डोंट नो इसमें ग्रीन बजटिंग है क्या, अब तो ग्रीन बजटिंग भी आ गई। ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, एनीवे हम ये देखते हैं जिसमें दे रखी है। ठीक है, तो बजटिंग ये है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, ये इट्स आई लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, तो देखो ऐसा होता है जैसे कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, लेट्स से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है। ठीक है, हम उनका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, लेट्स से उनको लास्ट ईयर 2026 में और 2027 में, तो हम बहुत ही सिंपल अमाउंट्स लेंगे जैसे ईजी हो। ठीक, करोड्स में नहीं लेंगे, हम लेंगे जैसे उनके पास उन्हें 1000 रुपीज़ मिला कि आप ये खर्चा करो। ठीक है, फिर उसके बाद इन्हें जब नेक्स्ट ईयर क्या मांगा, बस इसी में थोड़ा सा ऐड करके कि इस बार इस इन्फ्लेशन और ये सब वो सब एक्स्ट्रा खर्चे मुझे इस बार 1100 दे दो, सिंपल। ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं। पर ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में ऐसा नहीं होता। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इट्स डिफरेंट फ्रॉम इंक्रीमेंटल कन्वेंशनल बजटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब जो ये वाला जो सिस्टम है इसे इंक्रीमेंटल बजटिंग कहते हैं, जिसमें जो पुराना सम है उसी में एडिशन करके दे देता है पैसा। ठीक है, पर ये नहीं है इसमें। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है, इसमें दैट हम आपका बिल्कुल शुरू से देखेंगे कि ये एक्सपेंडिचर आपको किस किस चीज़ के लिए चाहिए, इसमें क्या लग रहा है, क्या कहाँ जा रहा है पैसा, कहाँ से कुछ सब कुछ। तो यहाँ पर हम बिल्कुल ज़ीरो बेस लेते हैं, स्क्रैच से हम हर चीज़ देखते हैं, और ये नहीं देखते प्रीवियस ट्रेंड, प्रीवियस डेटा, ये इस पर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हो सकता है कि ये 1200 हो जाए,
आपको ज़्यादा ही मिल सकता है, आपको 900 में मिल सकता है। इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू एक्चुअली नीड, ठीक है। तो इसमें ऑल द एक्सपेंसेस आर कैलकुलेटेड फ्रेश रादर देन टेकिंग प्रीवियस ईयर एक्सपेंडिचर और जस्ट इंक्रीमेंटिंग इट बाय सम परसेंटेज। ऐसा नहीं होता कि ठीक है इसी का 10% बढ़ा के दे दो, हो गया, एंड ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें बहुत इसके अपने फ़ायदे, देखो इसके फ़ायदे क्या है, जो एक्टिविटीज़ है वो रेलेवेंट है और वो ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश कर रही है ना, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर तो नहीं हो रहा, और मतलब कोई भी ऐसे कुछ फ्रॉड वर्ड नहीं हो, तो लाइक जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सब नेसेसरी है, ना कि एक्सेसिव, ठीक है। इसके नुकसान भी है, ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बिकॉज देखो आपको स्टार्टिंग से सारा वो करना पड़ेगा, सो इट्स ऑलवेज ऑब्वियसली अ वेरी टाइम टेकिंग वे ऑफ कैलकुलेटिंग द बजट, बट येस डेफिनेटली मतलब ओवरऑल ये ज़्यादा बेटर है फॉर आर इकोनॉमी, ये बेटर पिक्चर देगी इकोनॉमी की, ठीक है। अब आउटकम बेस्ड बजट, तो आउटकम बजट क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट पैसा ले रही है तो एग्जैक्टली आपको बता देती है वो डिलीवर क्या करेगी उससे, ठीक है। मतलब आपको एग्जैक्टली आउटकम पता होगा, आप जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है वो, जैसे इसमें सर ने एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे एक 20,000 करोड़ का उनने बजट है इनका, एलपीजी सब्सिडी वाला स्कीम, ठीक है। और इनका आउटकम भी वो पहले से बता देंगे कि हमारा आउटकम है कि हम 9 करोड़ हाउस होल्ड्स को एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसका मतलब आपको एक्सपेंडिचर तो पता ही है, आपको इसका आउटकम भी पता होना चाहिए कि व्हाट विल दिस 20,000 करोड़ व्हाट विल इट अचीव, ठीक है। तो ये होता है आउटकम बेस्ड बजटिंग। जेंडर बेस्ड बजटिंग, ये न्यू कॉन्सेप्ट है। ग्रीन बेस्ड बजटिंग, ग्रीन बजटिंग ये भी न्यू कॉन्सेप्ट है। तो जेंडर बजटिंग 2005-2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा था, एंड तब से इट्स बीन पब्लिश्ड अलॉन्ग विद यूनियन बजट, सो दैट्स अ गुड स्टेप, ठीक है। तो जेंडर बजटिंग क्या होता है, क्यों होता है, और ये सब वो सब, तो वैसे तो आई डोंट थिंक प्रीलिम्स में आपको पूछेंगे, बट स्टिल आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि देयर जेंडर गैप्स, वेज गैप्स है, और मतलब मैंने मेंस के लिए काफ़ी सारा डेटा वेटा याद किया था, तो आई मीन लाइक फॉर एवरी 100 रुपीज़ मैन अर्न्स वुमेन अर्न ₹40, ऐसा एक डेटा है। और भी डेटा वेटा है, बहुत सारे डेटा याद करके बैठी हूँ एनीवे, सो ठीक है। तो वैसे तो तुम्हें मेंस के लिए करना पड़ेगा, डेटा लिखना होता है इकोनॉमिक्स में, तो यू कैन नॉट गिव योर पेपर विदाउट राइटिंग कुछ फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है। एनीवे, ठीक है। तो जेंडर सेंसिटिव फॉर्मुलेशन होनी चाहिए, जैसे लेजिस्लेशन, पॉलिसी, प्लान्स, सब कुछ ये सब, मतलब जेंडर, दोनों जेंडर के बारे में सोच के और उनसे कंसल्ट करके उनको स्टेक होल्डर्स बना के हमें ऐसे ही पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे देखो एजुकेशन में, जैसे अभी तो हमारे पास सेंसस 2011 का ही डेटा है ना, मतलब 20 अभी रिसेंट तो आएगा, पर जब तक हमारे पास ये है तो हमें इसको ही रेफ़र करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट डेटा को। अराउंड 65% है, क्लोज टू 65% वो लड़कियों की लिटरेसी, एंड मेन की है 82%। आई एम प्रीटी श्योर ये इंक्रीज, दोनों इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। बट एनीवे स्टिल, बट देयर इज़ अ गैप एज वी हैव सीन, ठीक है। तो एजुकेशन में है, एम्प्लॉयमेंट में है, एंटरप्रेन्योरशिप में है, बहुत सारी जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट करती है ना, वो सब इनफॉर्मल उसमें करती है, इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल क्या होता है, मतलब जो फॉर्मल सेटिंग में नहीं, इनफॉर्मल कैसे बताऊँ, मतलब कोई प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कोई वो नहीं है, जैसे अगर कोई मतलब कोई प्रॉपर स्टार्टअप और ये सब नहीं है, इनफॉर्मल तरीके से, जैसे घर पे निटिंग करना, ठीक है, मतलब इनफॉर्मल है। उसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ बहुत ही हिंडर हो जाती है, इसलिए हमें उनका फॉर्मलाइजेशन करना होता है कि वो सब फॉर्मल सेक्टर में आए, विच इज़ गुड फॉर हमारी जीडीपी के लिए भी अच्छा है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी अच्छा है। एनीवे सर हम मेंस का करने लग गए अपन, सॉरी, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप, पब्लिक लाइफ, अपॉर्चुनिटी, आउटकम्स, ठीक है। तो जेंडर बजटिंग ये है कि मतलब प्रमोट इक्वालिटी थ्रू बजट प्रोसेस, ऑलराइट, ठीक है। ग्रीन बजट भी आई थिंक तो इमेजिन कर सकते हो, ग्रीन बजट में हमारा फोकस होता है कि हम ग्रीन ग्रोथ करें और रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान दें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दें, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन पे ध्यान दें,
ठीक है। एनीवे मतलब मैंने अभी चेक तो करा, ऐसे कोई इंडिया वाइड मतलब हमारा नेशनल तो ऐसे कोई वो नहीं है कि ग्रीन बजट एनुअली वो होता हो पब्लिश, बट इंटरेस्टिंगली काफ़ी स्टेट्स करती हैं अपना खुद का ग्रीन बजट, एंड फर्स्ट वाज बिहार टू डू इट। बिहार ने एक्चुअली काफ़ी पहले ही कर दिया था, 2021 में ही अपना ग्रीन बजट निकाल दिया था, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। एनीवे चलो ठीक है, और भी है पर फर्स्ट बिहार है, तो वो आप ध्यान में रख लो, ठीक है। अच्छा ओके, जेंडर बजटिंग का एक और पार्ट की इसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो पार्ट ये है जिसमें स्कीम्स विद 100% एलोकेशन फॉर वुमेन, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, महिला शक्ति केंद्र, आंगनवाड़ी स्कीम्स। आंगनवाड़ी एक्चुअली मैं गई भी एक आंगनवाड़ी एज अ मतलब कॉलेज की तरफ से गए थे हम, एंड इट्स वेरी गुड, लाइक यू नो वहाँ पर सारी वेमेन होती हैं, एंड वहाँ पर लाइक हमने देखा भी था एक छोटे बच्चे का ध्यान रख रहे थे, वो उसका वेट चेक कर रहे थे दैट वो अप्रोप्रिएट वेट का है और उसकी हाइट अप्रोप्रिएट है क्या, उसकी एज के लिए न्यूट्रिशन का बता रही थी वो, तो इट वाज वेरी गुड, ठीक है। तो आंगनवाड़ीज़ होती है, ठीक है। एंड देन दिस पार्ट बी जिसमें एटलीस्ट 30% ऑफ फंड्स फॉर वेमेन, जैसे मिड डे मील्स प्रोग्राम और अपना PM पोषण अभियान, ठीक है। अब बजट प्रोसेस पे बात करते हैं। ये पॉलिटी में भी देखा होगा, अगर आपने पॉलिटी कर ली तो, कि पॉलिटी का भी पार्ट है, इकोनॉमी का भी पार्ट है, तो ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एनीवे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, UPSC से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ठीक है, तो जब बजट होती है तो इसमें जैसे लिखा फाइनेंस मिनिस्टर की जो बजट स्पीच है, तो उसमें जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अलावा और भी जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट्स, अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल, ये सब हम देखेंगे। पर हमने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमें पता ही आर्टिकल 112 का पार्ट है, जिसको हम बजट भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें लिखा है मतलब फर्स्ट डे वर्किंग डे ऑफ फेब्रवरी, जो अभी हुआ है लिटरली अभी कुछ दिन पहले, वी हैड आवर बजट सेशन, जनरल बजट, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने, शी गिव हर स्पीच एंड शी इंट्रोड्यूस द बजट। तो पहले वो लोकसभा में होता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में होता है। ऑल्सो इस टाइम कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकता, मतलब बेसिकली शी इज स्पीकिंग एंड हम सब चुपचाप सुन रहे हैं एंड देन मेकिंग नोट्स और वट एवर, पर कोई डिस्कशन नहीं होता। नो वन कैन से एनीथिंग गुड और बैड अगेंस्ट इट, अभी सिर्फ लाइक वी लिसन टू इट। और ये बस उस दिन है जब जिस दिन प्रेजेंट होता है, पर बाद में डिस्कशन होगा, पर पहले दिन नहीं होता, ठीक है। ऑलराइट, तो ये है, ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बना के बजट होता है, फिर डिस्कशन होता है, फिर डिमांड फॉर, ये मैंने अपने याद करने के लिए, फिर अप्रोप्रिएशन बिल, मनी फॉर खर्चे, मतलब देखो ये मैंने अपने से लिखा, फिर फाइनेंस बिल विच इज़ यू गेट टैक्स, टैक्स, यस, मतलब मैं ऐसे थोड़ा सा ना हिंदी में लिख देती हूँ और ऐसे फ़नी टर्म्स लिख देती हूँ जैसे बेबी और स्टफ, जैसे जस्ट टू इंक्रीज माई मेमोराइजेशन, लाइक यू नो टू मेक इट फन। एनीवे बट येस, बजट, फिर उसका डिस्कशन होता है, फिर डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है, फिर पैसे मिलते हैं खर्चे करने के लिए, और फिर वी टेक द टैक्स, ठीक है। वी नहीं, गवर्नमेंट टेक्स टैक्स, ठीक है। अब हम एक एक के बारे में बात करते हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसीजर। ऑलराइट, तो सबसे पहले जनरल डिस्कशन, तो जिस दिन बजट होल्ड होता है उसके अगले दिन ऑन द सब्सिक्वेंट डे हम करते हैं डिस्कस, और डिस्कशन दोनों हाउसेज में होता है, इन बोथ हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो उसमें ओवरऑल वो होता है जो भी कंसर्न्स है, जनरल एग्जामिनेशन ऑफ द बजट, पॉलिसीज़, टैक्सेशन, वट एवर, और फिर उसके बाद कुछ दिन के लिए हाउस एडजर्न हो जाता है और कोई सेटिंग नहीं होती, ठीक है। अब होगा डिटेल डिस्कशन एंड डिस्कशन ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या है, इसका मतलब क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें ग्रांट्स दे दो। ग्रांट्स क्या होते हैं, पैसे, ठीक है, दैट्स इट। डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब हम पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। और ये कौन मांगती है, डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़, इनको ही पैसे चाहिए, ठीक है, तो ये पैसे मांगती है। ऑलराइट, तो हमारे पास ये पॉलिटी में, आई होप तुमने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं,
There are 24 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़। स्टैंडिंग कमेटी मतलब ये कभी भी adjourn नहीं होती, ये हमेशा रहती है। एड हॉक होती है तो मतलब वो टेम्प्रेरी होती है, ठीक है। तो स्टैंडिंग कमिटीज़ है ये, और अप्रॉक्सीमेटली 100 मिनिस्ट्रीज़ है, ठीक है, इनके अंदर। तो इन 24 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ को रिपोर्ट्स बनानी होती है फॉर हर मिनिस्ट्री की डिमांड फॉर ग्रांट्स, क्योंकि हर मिनिस्ट्री को पैसा तो चाहिए ना। तो ये DRSC का काम है डिमांड फॉर ग्रांट्स बनाना अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्पेसिफाइड टाइम में ही करना होता है जितना, वो आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले सकते कि मैं थोड़ा और टाइम दे दो डिमांड फॉर ग्रांट्स बनाने के लिए, नहीं, उसी स्पेसिफाइड टाइम में डिमांड फॉर ग्रांट्स आपको अपना सबमिट करना होगा रिपोर्ट, ठीक है। फिर वो रिपोर्ट किसके पास जाती है? लोकसभा के पास जाती है। फिर लोकसभा में क्या होता है? डिस्कशन होता है कि ठीक है, मतलब लेट्स से ठीक है, हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को ही पकड़ लेते हैं ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने कहा कि मुझे चाहिए 2000 रुपये। तो ऐसे कहते हैं अरे 2000 क्यों चाहिए, वट एवर डिस्कशन हुआ कि अच्छा नहीं, हमारे यार ये खर्चे हो रहे हैं और ये हमारी नीड्स है, वट एवर। फिर वो अपना बताएंगे डिस्कशन और ये सब। फिर उसके बाद देखो मोस्टली तो कोई कट्स नहीं होते, ठीक है, कट्स आर वेरी रेयर, ठीक है। अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा हो तो नॉर्मली नहीं होते कट्स, ठीक है, बट एनीवे देयर आर ऑप्शन फॉर कट्स, ठीक है। तो हाँ, डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होती है, और वोटिंग फॉर डिमांड फॉर एलोकेटेड बाय स्पीकर इन कंसल्टेशन ऑफ स्पीकर, हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लीडर ऑफ हाउस, ठीक है। तो लास्ट डे पे क्या होता है, जैसे अभी बहुत दिन हो गए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का हमने देख लिया डिमांड फॉर ग्रांट्स। जैसे 100 है ना, हमने अब तक 70 का देख लिया, अभी 30 बची है और लास्ट डे आ गया, ठीक है, लास्ट डे आ गया। तो स्पीकर क्या करता है, ठीक है, 30 का 30 सारे साथ में वो कर दो, ठीक है, इनको साथ में हम वोट करेंगे। सो इसे कहते हैं गिलेटिन, कि जो बचे हुए हैं हमारे, जिन पे हमने वोट नहीं करा ग्रांट्स पे, उन्हें एक साथ कर दो, इसे गिलेटिन कहते हैं, ठीक है। और इससे कंक्लूड हो जाता है हमारा डिस्कशन एंड डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है। ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये UPSC में आई डोंट नो पूछा ही नहीं पूछा, अगर नहीं पूछा तो पूछ भी सकते कि राज्यसभा देयर इज़ नो रोल इन वोटिंग, ठीक है, बस डिस्कशन करता है, पर राज्यसभा वोटिंग नहीं करता। ये लोकसभा का एक्सक्लूसिव राइट है। ये पॉलिटी में भी दे रखा है पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, विच इज़ ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। चाहो तो लक्ष्मीकांत में पढ़ लेना, ठीक है। एक्चुअली हाँ, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। अगर आप इसके बाद तुम पार्लियामेंट पढ़ लोगे ना, तुम्हें काफ़ी इजी लगेगा, स्पेशली जो बजट वाला पोर्शन है, क्योंकि अभी हम बजट कर रहे हैं ना, तो सीधा उसे एक बार देख लोगे तो बहुत इजी तुम्हारा रिटेन हो जाएगा, ठीक है। अभी इम्पॉर्टेंट छोटू सा फैक्ट, ये जो आर्टिकल 113 में वो है, जो एक्सपेंडिचर विच आर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शिल नॉट बी सबमिटेड टू वोट ऑफ पार्लियामेंट बट डिस्कशन कैन हैपन। इसका मतलब क्या है, जैसे कुछ खर्चे होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट की सैलरी, प्रेसिडेंट की सैलरी, ठीक है, और ऐसे ये मैं तुम्हें बस एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, हाँ, जजेस की सैलरी, प्रेसिडेंट की सैलरी, तो इसमें आप कोई वो नहीं कर सकते कि इस पे चलो वोट करते हैं कि यार जज को बहुत सारा पैसा मिल रहा है, चलो इसके इतने पैसे काट लेते हैं, वट एवर, ऐसा नहीं कर सकते, वरना इनकी ऑफिस की इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इनकी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखते हुए इन सारे खर्चों को कहते हैं चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज अपॉन मतलब इस पर कोई वोटिंग नहीं होगी, ऐसे कैसे चार्ज हो जाएंगे, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो हमारा फंड है उससे कट जाएंगे एंड दे विल गेट इट। तो इस पर कोई वोटिंग नहीं होगी, शेल नॉट बी सबमिटेड फॉर वोटिंग। पर हाँ, डिस्कस कर लो कि अरे इसको इतने क्यों मिल रहा है, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। और अगेन इट्स नेसेसरी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस एंड ऑल दैट, इन सब की इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए ये क्लॉज है, ठीक है। अब हम देखते हैं अप्रोप्रिएशन बिल क्या है। तो बेसिकली अभी जो वोटिंग हो गई डिमांड फॉर ग्रांट्स की, ठीक है, वोटिंग हो गई, सबको मिल गए अपने ग्रांट्स, बढ़िया, ठीक है। पर गवर्नमेंट तब तक पैसे नहीं निकाल सकती जब तक जो दे डोंट इंट्रोड्यूस अप्रोप्रिएशन बिल
एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 114, ठीक है। तो 114 में अप्रोप्रिएशन बिल आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड उससे गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिलती है कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल ले, ठीक है। एंड देन दे कैन टेक मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखते हैं फाइनेंस बिल। बेसिकली इट्स लाइक टैक्सेस, ये है। हाँ, तो आर्टिकल 110 में दे रखा है फाइनेंस बिल के बारे में। तो जिस दिन, जैसे अभी 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा इमीडिएटली आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल बजट ऑन द सेम डे, जैसे अभी 1 फरवरी को जनरल बजट प्रेजेंट हुआ उसी दिन इंट्रोड्यूस हो जाता है फाइनेंस बिल। बट उस टाइम कंसिडर नहीं होता, उसकी पासिंग और कंसिडरेशन पहले अप्रोप्रिएशन बिल होती है, फिर उसके बाद ही होता है। तो सीक्वेंस यही है, ठीक है, जो सीक्वेंस यहाँ लिखा है ना, ठीक है। बजट, फिर डिस्कशन, फिर डिमांड फॉर ग्रांट्स, फिर अप्रोप्रिएशन बिल, फिर फाइनेंस बिल, ठीक है। तो यही सीक्वेंस रहेगा। ये देखो बिफोर खर्चे में ऐसे, ये थोड़ा सा हिंदी में लिखना ना पता नहीं कैसे, पर मुझे ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। ठीक है, तो फाइनेंस बिल क्या बता रही थी मैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। पार्लियामेंट हैज़ टू पास द फाइनेंस बिल विद इन 75 डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। ऑल्सो ये मनी बिल है, एंड अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो यू नो व्हाट इट मीन्स, ठीक है। पर एनीवे मैं आपको बता देती हूँ, अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल आर मनी बिल्स। इसका मतलब राज्यसभा का कोई रोल नहीं है इसका वो करने में। ये बिल्स राज्यसभा के पास जाते हैं, बट लोकसभा के ऊपर है, दे हैव टू एक्सेप्ट इट और नॉट। वो मतलब राज्यसभा रिकमेंडेशन दे सकता है, बट लोकसभा चाहे तो उसकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा और ऐसे के ऐसे पास कर सकता है, ठीक है। एनीवे, तो ये मतलब दीज आर वन ऑफ द बिल्स जिसमें लोकसभा हैज़ मोर पावर देन राज्यसभा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें मैंने बिफोर खर्चा क्यों लिखा है सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में। तो देखो लेट्स से, ठीक है, अप्रैल है, अप्रैल में गवर्नमेंट ने अपना काम वाम शुरू कर दिया, ठीक है। और लेट्स से दिसंबर आ गया, दिसंबर में उन्हें लगा यार पैसा ख़त्म हो गया, हमें अभी थोड़ा सा और पैसा चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए आता है सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये आर्टिकल 115 में दे रखा है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री वो है, मतलब अब तक तुमने ठीक है, मतलब तुमने ऐसा नहीं कि तुमने पहले खर्चे कर दिए फिर मांग रहे हो, नहीं, अभी पहले तुमने मांगे कि मुझे थोड़े से और पैसे दे दो, कि ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है अपना उनको, उनके पास थे 2000 रुपीज़ उनको मिले थे, ठीक है। पर उनको अब उनके पैसे ख़त्म हो गए, तो उन्होंने कहा कि हमें 500 और दे दो। तो फिर वो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स वो करेंगे, ठीक है। अगर उनके पास इनसफिशिएंट लगा उनको कि पैसा कम पड़ गया, ठीक है, तो प्रेसिडेंट करेगा कि वो दोनों हाउस में, लोकसभा एंड राज्यसभा में, दे विल प्रेजेंट देयर डिमांड, एंड अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है देन यू विल गेट योर मनी। अब लेट से वही अपने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को ही पकड़ते हैं, ठीक है। उनको जितना, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को 2000 रुपीज़ मिले थे, ठीक है, पर उनने खुद से ही 2500 खर्च कर दिए, ठीक है। 2500 खर्च कर दिए। अभी एक्स्ट्रा खर्च कैसे कर दिए ये बताओ किसकी नज़र में आएगा, ये CAG की नज़र में आएगा। तो तो ये CAG जाके पार्लियामेंट को बताएगा, देखो देखो ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या कर रहा है। तो इट्स ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ पार्लियामेंट बाय CAG, ठीक है। तो CAG का ये काम है कि वो बताएगा। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, फिर प्रेजेंट करेंगे डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट्स। एक्सेस मतलब पहले ही खर्चे कर दिए तुमने, यू ऑलरेडी स्पेंड द मनी एंड नाउ यू आर आस्किंग फॉर द ग्रांट्स, ठीक है। तो वो एक्सेस जो आपने खर्चे करे वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, आपको पता होगा PAC कमेटी है ये, जो हमारी इकोनॉमिक कमेटी, फाइनेंशियल कमेटीज़ के अंडर आती है। फाइनेंशियल कमेटीज़ की वन ऑफ द 3 कमेटीज़ है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो CAG के साथ बहुत क्लोजली काम करती है, ठीक है। तो PAC फिर उसके बाद रिकमेंड करता है कि लाइक यू नो व्हाट टू डू ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो ये PAC याद रखना, CAG याद रखना, और कि ऑब्वियसली प्रेसिडेंट याद रखना कि प्रेसिडेंट वो करता है, ये सब प्रेजेंट करता है लोकसभा को,
ऑल्सो इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंटेड टू लोकसभा, तो इसमें राज्यसभा मेंशन नहीं है, तो ऑब्वियसली इफ इट डजंट से बोथ हाउसेज देन इट्स ऑब्वियसली अस्यूम कि सिर्फ लोकसभा को प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट ये डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट्स, ठीक है। एनीवे नाउ लेट्स, और ये इसमें बता रखा है कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स ये बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ये हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, और डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट्स आफ्टर द एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली इनकर्ड, ऑब्वियसली मैंने पहले ही खर्चा कर दिया, एंड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एक्सपायर हो गया, फिर उसके बाद यू गेट द मनी, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट अकाउंट्स, जो अभी हम इतनी देर से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होते हैं सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी, ठीक है। तो ये CFI है क्या? ये अकाउंट है जैसे हमारे अकाउंट्स होते हैं, जैसे हमने बात करी थी ना मनी बैंकिंग वाले में कि मोस्ट ऑफ अस हैव सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि हम इंडिविजुअल्स हैं। कंपनीज एंड ऑल के पास क्या होती है? करंट अकाउंट होते हैं। ऐसे गवर्नमेंट के पास भी अपने अकाउंट्स हैं, तो ये गवर्नमेंट का अकाउंट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अकाउंट। एक है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया अकाउंट। कंटिजेंसी अगर आपको मीनिंग पता है तो ये इमरजेंसीज के लिए होता है, ठीक है। और ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, तो पहले हम देखते हैं इन तीनों में क्या है और क्या डिफरेंस है। तो देखो, अब इसमें सारा रेवेन्यू आता है बेसिकली, जो या तो डायरेक्ट टैक्स से आता है, इनडायरेक्ट टैक्स से आता है, अदर रिसीट से आता है, कुछ रिसीट्स के अलावा जो इन इसमें मेंशन कर रखी है, ठीक है। बट एनीवे, तो सब कुछ CFI में ही आता है, ठीक है। मतलब मोस्टली पैसा हमारा CFI में है, ठीक है। इवन जो गवर्नमेंट की बिजनेसेस है, जो उनकी अपनी वो है, जैसे रेलवेज़ है, पोस्ट है, ट्रांसपोर्ट है, गवर्नमेंट PSUs है, एवरीथिंग इज़ क्रेडिटेड टू CFI। जो लोन्स गवर्नमेंट रेज करती है CFI, एक्सपेंडिचर्स होते हैं CFI। तो जैसे अगर गवर्नमेंट ने किसी से एक्सटर्नल लोन लिया, ठीक है, हमने जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन लिया या फिर IMF से लोन, IMF से तो क्या ही लेंगे, पर लेट्स से ठीक है हमने किसी से भी लोन लिया, ठीक है। तो क्या होगा, तो इंटरनल और जो हमारा एक्सटर्नल डेट है वो दोनों CFI से ही भरेंगे। अगर हमें स्टेट और UTs को हमें लोन्स देने हैं CFI, तो CFI इज़ मोस्टली लाइक जहाँ पर लाइक मेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस डेली पर्पस के लिए होते हैं, ठीक है। अगेन, नो अमाउंट कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द फंड विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट विच इज़ बोथ हाउसेज। और ये हमने देख लिया है कौन सा बिल है वो, कौन सा बिल है अप्रोप्रिएशन बिल। कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल 114 ही है ना, मैं भी चेक कर लेती हूँ। 114, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। अब कंटिजेंसी फंड क्या है? कंटिजेंसी फंड होता है इमरजेंसीज़ के लिए, कोई अनफोर्सीन एक्सपेंसेस हो गए हैं, जैसे कोई देखो जैसे नेचुरल कैलामिटी हो गई, कोई वॉर हो गया, कुछ हो गया और अचानक से यू नीड फंड्स, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट के डिस्पोजल में होता है। जब भी प्रेसिडेंट को कुछ भी लाइक अनफोर्सीन एक्सपेंस मीट करना होता है, देखो लिखा है प्रेसिडेंट पर होता है सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब IAS के पास, ठीक है। चाबी IAS के पास ही होती है, गाइस डोंट वरी। ऑलराइट, ठीक है। चलो ठीक है। तो जो ये फिक्स्ड फंड रहता है, पहले इसका अमाउंट था 500 करोड़ और अभी 30,000 करोड़ है। इसके हिसाब से हम आई एम श्योर अभी बढ़ा दिया होगा, अभी रिसेंट बजट में हम देख लेंगे। तो अभी 30,000 करोड़ हो, इसके हिसाब से 30,000 करोड़ है, ठीक है। मतलब इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट अगर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस है उसके लिए, ठीक है। क्योंकि देखो अगर कोई अनफोर्सीन मतलब कोई ऐसे अचानक से कोई कैलामिटी हो गई, ठीक है, और ख़र्चा करना होगा, तो हम इसका थोड़ी वेट करते रहेंगे कि अभी अप्रोप्रिएशन बिल और डिमांड फॉर ट्रांसफ़र ये सब वो सब करें। इतना टाइम नहीं है ना, हमें तो जल्दी से पैसे चाहिए, तो ये उसके लिए है। पर थिंग इज़ इसके पैसे हमेशा यू हैव टू फिल इट अगेन, मतलब CFI से कंटिजेंसी फंड में पैसा जितना लिया है उतना वापस कर देना है, सिंपल बात है। इसको देखो, इसमें लिखा भी है ना फिक्स्ड फंड है, इसे फिक्स रखना है हमको। तो
After Parliament votes the bill, money already spent out of contingency fund is recouped, withdrawn from CFI to ensure that corpus remains intact. इसका मतलब जो पैसा निकाला है वो वापस पार्लियामेंट वोट करने के बाद CFI से कंटिजेंसी फंड में डाल देगी, जैसे उसका पैसा इंटैक्ट रहे और 30,000 करोड़ इसके हिसाब से इतना ही रहे, ठीक है। अब हम देखते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या है। तो अदर देन दैट जो भी CFI से हम पैसे मिलता है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है। काफ़ी वेग डेफिनेशन है, पर बेसिकली इसमें दे रखा है कि कौन सी चीज़ों से, जैसे प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अगर आप कभी जॉब करते हो तो आपका PF कटता है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर के शेयर में कटता है, वटेवर, ठीक है। तो जो PF कटता है आपका, वो आपका इसमें जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारी रिसीव्स और डिस्पर्समेंट्स, ये सारी दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट बाय पार्लियामेंट, ठीक है। मतलब अगर आपको इसे निकालना है वटेवर यू कैन डू दैट, आपको वोटिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब दे रखे हैं। क्या फ्लो होता है, सेल ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू जनरल प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सिक्योरिटी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, एसेट्रा। ये 2-3 याद कर लो, ठीक है। जैसे आपको पता हो ये प्रोविडेंट फंड, सेविंग सिक्योरिटी डिपॉजिट, इतना तो याद कर लेना, ठीक है। और ऑब्वियसली सेंटर के पास है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपना कंसोलिडेटेड फंड है, पब्लिक अकाउंट का फंड है एंड कंटिजेंसी फंड है। यूटीज विद लेजिस्लेचर के पास भी है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, उनके पास भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब कितने स्टार्स बनाऊँ मैं इसमें। इससे तो मुझे अभी 2025 का ही शायद याद आ रहा है, अभी लास्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, मतलब ये तो इतनी बार पूछा है और ये देखो मैंने इसको एकदम गंदा कर रखा है, बिकॉज आई हैव डन दिस मल्टीपल टाइम्स, बट तो इसमें अब हम एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 112 बजट क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक करके चलता है, आराम से करते हैं, ठीक है, एंड इसमें एकदम एक्सपर्ट हो जाता है। रेवेन्यू बजट होता है और होता है कैपिटल बजट, ठीक है। आई डोंट नो तुम्हें रेवेन्यू और कैपिटल बजट में डिफरेंस पता है क्या, पर देखो कैपिटल बजट वो होता है या तो आपकी एसेट क्रिएट हो रही है या फिर आपकी लाइबिलिटी मतलब देखो अगर आपकी एसेट इंक्रीज़ हो रही है मतलब वो कैपिटल रिसीट है, मतलब बेसिकली आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज से इफेक्ट होती है, ठीक है। अब इसका मतलब अभी हम समझ जाएंगे, पर इससे एसेट्स और लाइबिलिटी इफेक्ट होती है, इससे आपकी एसेट और आपकी लाइबिलिटी दोनों इफेक्ट नहीं होती, ठीक है। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो कंग्रेचुलेशंस, आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा। मेरा साइंस बैकग्राउंड है, मुझे महीने लग गए समझने में इसको बट यस ओके। तो अभी 1 बाय 1 चलते हैं। तो इसमें भी होती है रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब रेवेन्यू रिसीट्स मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है। पैसा कहाँ से आता है, टैक्स से आता है और नॉन टैक्स होता है। तो टैक्स वाला पैसा जो हमारे पास आ रहा है, इनडायरेक्ट हो डायरेक्ट हो, मतलब डायरेक्ट हमारा वो ले लो, इनकम टैक्स ले लो, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट हमारा GST ले लो, तो हमारा जो पैसा आ रहा है इट्स नॉट लाइक, तो ये कोई लोन नहीं है ना, लोन नहीं है तो ये कोई लाइबिलिटी नहीं है कि गवर्नमेंट को हमें वापस करना होगा। ऐसा तो है नहीं हम टैक्स देते हैं फिर गवर्नमेंट हमें वो टैक्स वापस करती है थोड़े टाइम बाद इंटरेस्ट के साथ, नहीं, बस चला जाता है गवर्नमेंट के पास, है ना। मीन्स इट्स नॉट अ लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की और उसे मस्त पैसा मिल रहा है, ठीक है। और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ भी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने किसी शेयर्स में, जैसे डॉलर शेयर्स और किसी चीज़ में किसी बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट करे। याद है डिविडेंड किससे मिलता है, मैंने बताया था तुमको पिछले चैप्टर में, इक्विटी शेयर्स, इससे आपको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। प्रॉफिट्स मिल रहा है, फीस अगर आपको, आप जैसे अभी हम UPSC का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो ₹100 आई थिंक ₹100 पे कर रहे हैं, वो फीस है। अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट अब हमें कुछ हो करती है, हमने लोन दे दिया गवर्नमेंट को, नहीं, दैट्स अ फीस,
वो गवर्नमेंट के पास चला गया। गवर्नमेंट ने स्टेट्स को क्या दिया, लोन दिया, ठीक है। अब स्टेट्स को लोन दिया तो स्टेट्स को वापस तो करना पड़ेगा ना वो इंटरेस्ट के साथ। तो जब वो इंटरेस्ट रिटर्न होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाली हूँ, अब सुनो ध्यान से। जब इंटरेस्ट रिटर्न होता है दैट इज़ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, जब इंटरेस्ट रिटर्न होता है किसी डेट का। पर जब उसका प्रिंसिपल रिटर्न होता है वो पार्ट है कैपिटल रिसीट्स का। ऐसा क्यों? देखो, जैसे मैंने ₹100 लोन दिया किसी को और मैंने कहा कि 10% वो है इसका इंटरेस्ट, तो उनने मुझे 10 रुपये दिए, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये 10 रुपये मेरे तो थे नहीं, ये मुझे एक्स्ट्रा ही मिले। पर ये मेरे जो 100 रुपीज़ हैं ये उसके लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि उस मतलब यार मैंने उसको 100 रुपये दे दिए जो वो ओन नहीं करता, उसके पास 100 रुपये उसे वापस करने हैं, तो लाइबिलिटी है उसकी, ठीक है। और मेरे लिए एसेट है, ठीक है, मेरे लिए तो एसेट है, मुझे तो इससे पैसा बन रहा है, मुझे इसमें 10 रुपये और मिलेंगे। तो जब प्रिंसिपल रिटर्न होता है, जब आप किसी को प्रिंसिपल रिटर्न करते हो तो आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जैसे मैंने किसी से 100 रुपये लिए थे, मैंने फाइनली बड़ी मेहनत से उसको 100 रुपये वापस कर दिए, तो मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। एंड हमने बात की थी ना, इससे लाइबिलिटी इफेक्ट होती है और इससे एसेट इफेक्ट होता है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इफेक्ट होती है। इंटरेस्ट रिटर्न करने से आपकी कोई एसेट और कोई लाइबिलिटी इफेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स, फीस, ग्रांट्स बाय फॉरेन कंट्रीज़, जैसे कोई फॉरेन कंट्री, ऐसा होता रहता है, इंडिया फॉरेन कंट्रीज़ को ग्रांट देती है और फॉरेन कंट्री इंडिया को ग्रांट देती है। और ग्रांट का क्या मतलब है? यू डोंट हैव टू रिटर्न दैट मनी, ठीक है। मतलब मैंने जैसे इंडिया ने श्रीलंका को ग्रांट दिया कि रखो यार, एंजॉय करो, और उसने कहा बस बदले में उसे थैंक यू बोल दिया और कुछ नहीं, ठीक है। सो वी आर गिविंग अ ग्रांट, वी डोंट एक्सपेक्ट कि श्रीलंका हमें पैसे वापस करेगा, हम बस हमारे बड़प्पन के लिए लो, ठीक है। और ऐसे ही हमें भी ग्रांट्स मिलते हैं, ठीक है। देखो इसमें भी दे रखा ग्रांट्स टू स्टेट्स, ठीक है। ऑब्वियसली जब मैं ये सब लिख रही थी तो मैं मतलब ऐसे बताने के लिए नहीं लिख रही थी, अपने लिए समझने के लिए लिख रही थी, इसलिए माई हैंड राइटिंग इज़ ओनली अंडरस्टैंडेबल टू मी, बट ठीक है इसलिए मैं थोड़ा सा ठीक से लिख रही हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कुछ होते हैं, ठीक है। मतलब अगर पैसा आ रहा है तो पैसा जाता भी है, तो अब किस चीज़ में पैसा जा रहा है जिसमें आपकी लाइबिलिटी और आपका एसेट अफेक्ट नहीं हो रहा हो, अब वो देखते हैं। अगेन इंटरेस्ट पेमेंट, मैंने 100 रुपये लिया किसी से लोन और मैं अभी उनको इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट उनको 10 रुपये दिए, पर अभी भी मेरे पास अभी भी लोन है ना मेरे सर पे, 100 रुपये तो नहीं दिया, तो फिर ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर की लाइबिलिटी कम हो गई, ऐसा नहीं हुआ, अभी भी मेरे ऊपर लोन है, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट से आपका लाइबिलिटी कम नहीं होती, ठीक है। सैलरीज, जब आप IAS बन जाओगे गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, है ना, देगी। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको उन्हें पैसे वापस करने हो समथिंग, ऐसा तो है नहीं, ये आपके पैसे एंजॉय करो, ठीक है। ग्रांट्स टू स्टेट्स, ग्रांट टू अदर कंट्रीज़, ठीक है, ये सब भी एक्सपेंडिचर का पार्ट है जो हम दे देते हैं, हमें से कुछ मिलता नहीं, कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बस दे दिया दिल खोल के लो, ठीक है। अब हम देखते हैं कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल रिसीट्स, मतलब हमें पैसा आ रहा है, ठीक है, और इससे हमारा एसेट या लाइबिलिटी इफेक्ट हो रही है। लेट्स से डिसइन्वेस्टमेंट करा, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे कोई गवर्नमेंट PSU है, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, गवर्नमेंट PSU है, और गवर्नमेंट ने सोचा ठीक है इसको हम प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, ये हम डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं, हम ये प्राइवेट प्लेयर्स को बेच देते हैं क्योंकि हमें थोड़ा पैसा चाहिए, ठीक है। पैसा तो आ रहा है पर हमारा एक एसेट चला गया ना, हमारी कंपनी चली गई, मतलब 51% हमारी पहले ओनरशिप थी, अब प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए, तो अब हम मेजॉरिटी ओनर्स नहीं, ऐसा कुछ, ठीक है। वैसे तो अगर 51% नहीं है, मगर वैसे तो ऐसा भी हो सकता है कि 100% गवर्नमेंट के पास हो, वो अपने पास फिर भी 51% रखे, तो उसे अभी भी गवर्नमेंट एंटिटी ही बोलेंगे। बट एनीवे,
अगर गवर्नमेंट अपनी कंपनी का किसी चीज़ का भी थोड़ा सा भी शेयर बेचती है, उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, उससे गवर्नमेंट का एसेट डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। प्रिंसिपल रिटर्न, ऐसे अभी हमने बात की लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई, मेरे सर पे लोन था पर मैंने वैसे जैसे जैसे मैंने पैसे वापस कर दिए तो मेरी सर से लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। ठीक है। बोरोइंग, आप अगर किसी से पैसे बोरो करो तो क्या होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है ना। लोन्स, हमने फ़ॉरेन से लोन ले लिए, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, मुझे वापस करना है, बोरोइंग वापस करनी है। सेल ऑफ G-Secs, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐसी है ना विच गवर्नमेंट हैज़ टू बाय अगैन। हमने बात करी थी ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में कि वो डिस्काउंट पे इशू करते हैं और जो उनका एक्चुअल प्राइस है उस पर वो ख़रीद लेते हैं। ठीक है। तो ये भी उनकी लाइबिलिटी है। प्रोविडेंट फंड जो आप अगर जॉब करोगे तो और प्रोविडेंट फंड आपका एम्प्लॉय आप दोनों दोगे, वो गवर्नमेंट का पब्लिक अकाउंट्स में जाएगा। ठीक है। पर इवेंचुअली वापस तो करोगे ना, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी काम किया है। ये जो मेरा PF इकट्ठा हुआ है, मैं ओल्ड एज हो गई अब मेरी, अब मैं तो लूँगी वापस। ठीक है। तो अगेन इट्स अ लाइबिलिटी दैट गवर्नमेंट हैज़ टू रिटर्न। स्मॉल सेविंग स्कीम्स का यही है, लाइबिलिटी दैट गवर्नमेंट हैज़ टू रिटर्न। ठीक है। ये होता है कैपिटल रिसीट्स। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जा रहा है। लोन्स टू स्टेट्स, ठीक है, तो मैं हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने राजस्थान को लोन दिया। ठीक है। फिर मैं तो बहुत खुश हूँ, चलो ठीक है बढ़िया, राजस्थान को लोन दिया, क्योंकि राजस्थान जब पैसे वापस करेगा तो मुझको इंटरेस्ट मिलेगा, मुझको मेरा प्रिंसिपल वापस मिलेगा, तो मेरे लिए ये क्या है, इट्स एन एसेट, इससे मुझे पैसे मिलेंगे, तो इट्स एन एसेट। तो इससे मेरा एसेट अफेक्ट हो रहा है, तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और परचेज ऑफ शेयर्स बाय गवर्नमेंट ने शेयर्स खरीदे एक बढ़िया सी कंपनी के। ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है, डिविडेंड्स मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब ठीक है, नो नॉट डिविडेंड्स का पार्ट नहीं होता, पर जब इक्विटी लेते हो उससे आपको जो प्रॉफिट होता है तो वो आपका एसेट हो जाता है ना। बेसिकली यू आर ओनर ऑफ द कंपनी, है ना। शेयर्स का मतलब ये है ना, हमने बात करी थी दैट यू आर ओनर, आपको ओनरशिप मिल जाती है। बेसिकली दैट कंपनी बिकम्स एन एसेट फॉर यू। ठीक है। तो हमने देख लिया है रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, रेवेन्यू रिसीट क्या है और कैपिटल रिसीट क्या है। आई होप तुम एसेट और लाइबिलिटी समझ गए हो, मुझे काफ़ी टाइम लग गया था समझने में। ठीक है, बट वी रीच फाइनली। सो ठीक है, इसमें बेसिकली यही सब एक्सप्लेन कर रखा है जो मैंने अभी ऐसे मुँह फाड़ के एक्सप्लेन करा है, तो फाइनली वी कैन स्किप दैट। ठीक है। और तुम्हें डिटेल के लिए पढ़ना है तो पढ़ लेना, मैंने सेम चीज़ें बताई है। ठीक है। ऑलराइट। अब डेफिसिट क्या होता है, ये तो अब यार तुम्हारे लिए पता है कि इम्पोर्टेंट है, 2025 में तो पूरा कैलकुलेट करने के लिए आ गया था। ठीक है। ये है गवर्नमेंट डेफिसिट्स। सबसे पहले सबसे इजी सबसे प्यारा रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, तो जो गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आ रहा है, तो हमने ऊपर देख लिया ना, ये रहा हमारा रेवेन्यू रिसीट और ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमने सोचा ठीक है रेवेन्यू डेफिसिट निकालते हैं, जो हमारा खर्चा हो रहा है और जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं। ठीक है, दैट्स अ रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स का डिफरेंस जो हमें ऊपर देख लिया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसीट क्या होता है, तो ये अपना IAS है, इसको हम गवर्नमेंट को सैलरी देनी पड़ रही है और टैक्सेस हैं, इससे हमारे पास पैसा आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है दैट इज़, मतलब मैं ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ, सिर्फ यही नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट एग्जांपल बता रही हूँ मैं बस। ठीक है। अब फिजिकल डेफिसिट क्या है, इसके बहुत सारे फॉर्मूले निकालने के लिए, और एग्ज़ाम में जो इस बार पेपर आया था, इट आई थिंक ये वाला पार्ट, एनीवे हाँ मैंने इससे सॉल्व करा था, फॉर्मूला नंबर 5 से मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व करा था। ठीक है, मैं बताती हूँ ये, और आई वुड सजेस्ट सारे याद कर लो। ठीक है, एटलीस्ट फर्स्ट 5 तो याद कर लो। ठीक है, तो ये है गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर। इसमें टोटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू भी होता है और कैपिटल भी होता है, और टोटल रिसीट्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सेप्ट बोरोइंग्स। ऐसा क्यों, तो देखो
जब अब हम अपनी फिस्कल डेफिसिट देख रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट को आप सोचो टोटल डेफिसिट है, ठीक है। टोटल डेफिसिट कितना है हमारा, टोटल डेफिसिट, ठीक है। तो लेट्स से हमारा तो टोटल डेफिसिट कैसे निकालेंगे, जो मेरा रेवेन्यू रिसीट है प्लस मेरा कैपिटल रिसीट है माइनस मेरा यहाँ पर होगा ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और मैं वो वापस करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है प्लस मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कैपिटल रिसीट्स। पर ये कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, जो कैपिटल पैसा आ रहा है हमको, ठीक है, कैपिटल से पैसा आ रहा है। अब एक बार वापस एक बार देखते हैं कैपिटल रिसीट्स में क्या क्या है। ये रहा हमारा कैपिटल रिसीट्स। तो इसमें ठीक है, मैंने डिसइन्वेस्टमेंट किया, मैंने अपने गवर्नमेंट कंपनी का 100% से 51% कर दिया शेयर, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, उससे पैसा आया, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। पर मैंने बहुत सारे लोन ले रखे हैं, मैंने फ़ॉरेन से लोन ले लिया, मैंने मार्केट से पैसा ले लिया, मैंने बहुत सारे लोन ले रखे, ठीक है। तो यार लोन तो अच्छी चीज़ नहीं है ना, तो बोरोइंग्स को तो कहा गया, हाँ, इसलिए हम जो इस रिसीट को, ये जो पैसा आया है, हम इसको मतलब खुशी खुशी कैसे हम वो कर सकते हैं, मतलब अपने रिसीट के गिन सकते हैं। तो हम बोरोइंग्स हटा देते हैं, माइनस बोरोइंग्स, जैसे हम टोटल जो बोरोइंग्स है वो हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा टोटल डेफिसिट, या फिर इसको अच्छी तरह बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूला देखते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर, वी नो व्हाट इज टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट्स, वी नो व्हाट आर कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स, ठीक है, इनको माइनस कर दिया। एक्सेप्ट बोरोइंग्स, वी नो दैट, क्योंकि हम बोरोइंग्स नहीं जोड़ना चाहते, मैं नहीं चाहती। देखो मैं क्यों चाहूँगी कि जब मैं अपना बजट कैलकुलेट कर रही हूँ तो मैं ये गिनूँ कि ठीक है, मैंने अपने दोस्त से 100 रुपये लिए हैं, लेट्स से मेरे पास 50 रुपये हैं और दोस्त से मैंने 500 रुपये लिए हैं। तो यार अच्छा लगेगा क्या बोलते हैं कि मेरे पास 550 रुपये, नहीं यार, है तो मेरे पास 50 रुपये, वो तो लोन दोस्त से मैंने उधार ले रखा है, ठीक है। तो है मेरे पास 50 रुपये, बस बोरोइंग्स है जो मुझे रिटर्न करनी है, इसलिए हम इसे हटा देते हैं, ठीक है। अगेन ये उसी को बड़ा करके लिख दिया, ठीक है, नथिंग कोई डिफरेंस नहीं, इसमें भी वही कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस, बस ये इधर उधर कर दिया, वही फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें इसको रेवेन्यू डेफिसिट लिख दिया थोड़ा फैंसी होने के लिए, बात वही है, ठीक है। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। फिस्कल डेफिसिट इज ऑल्सो सेड इज इक्वल टू योर टोटल बोरोइंग्स। आपकी जितनी भी टोटल बोरोइंग्स है, इसका मतलब आपकी इतनी ही डेफिसिट है, मतलब आपका जो डेफिसिट है उसको इक्वलाइज करने के लिए आप लोन लेते हो, तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट इज़ इक्वल टू टोटल बोरोइंग। और यही प्रीलिम्स 2025 में जो क्वेश्चन आया था, इसी वाले फॉर्मूले से सॉल्व होता है वो क्वेश्चन, क्योंकि उसमें और कुछ नहीं दे रखा था। एंड दे आस्क्ड फॉर फिस्कल डेफिसिट, या फिस्कल डेफिसिट पूछा था, पता नहीं क्या पूछा था, पर उससे टोटल बोरोइंग से आया था वो क्वेश्चन, ठीक है। नेट बोरोइंग एट होम, और ये बेसिकली इसको एक्सपेंड कर दिया। बोरोइंग कहाँ से होगी, घर से लोगे पैसे, RBI से लोगे पैसे, और अब्रॉड से लोगे पैसे, और कहाँ से लेंगे पैसे, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। ऑल राइट, ये है एग्जाम्पल समझने के लिए, पर अगर तुम्हें नहीं आता तो पढ़ सकते हो, वरना तो वी कैन स्किप इट। अगेन PYQ प्रीलिम्स 2025 में आया था क्वेश्चन, और ये सॉल्व करने को आया था, और बहुत ईजी क्वेश्चन था बाय द वे, अगर आपको पढ़ा होता आपने, ठीक है। तो मैं समझाती हूँ क्वेश्चन में क्या है। देखो, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, जो गवर्नमेंट है उसका जो फिस्कल डेफिसिट है, मोस्टली उसका डेफिसिट क्या है, उसको बहुत सारा लोन का इंटरेस्ट पे करना होता है। तो इतना सारा इंटरेस्ट पेमेंट करता है, तो फिर पेमेंट करना होता है, तो हमें जो प्रीवियस डेट का, तो हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, जैसे हमें एक बेटर पिक्चर मिल पाए गवर्नमेंट के बजट की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए, हाँ, तो प्राइमरी डेफिसिट था, फिर हमें फिस्कल डेफिसिट है, वो हमने ऊपर 5 फार्मूला देख लिए, कोई भी 6 फार्मूला देख लिया एक्चुअली, कोई भी लगा के कर लेना।
ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट के लिए हम फिजिकल डेफिसिट देते हैं माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़, ठीक है। इसका मतलब जैसे गवर्नमेंट का टोटल डेफिसिट आ रहा है 100 करोड़, मान लो जो भी है, मैं 100 रुपीज़ मान के चलती हूँ, जितने छोटे नंबर उतना अच्छा, ठीक है। लेट्स से गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट है 100 रुपीज़, ठीक है। और उसने लेट्स से यूएस से पैसे ले रखे हैं, ठीक है। यूएस से मैंने पैसे लिया, ये साउथ अमेरिका, हाँ यूएस से मैंने पैसे लिया, तो कितना मैंने लिया, लेट्स से मैंने 90 रुपीज़ तो लोन ही ले रखा है, ठीक है। तो 90 रुपीज़ मैंने लोन ले रखा है, इतना सारा लोन ले रखा है मैंने, तो मुझे मोस्टली तो मेरा डेट क्या है, मुझे यूएस को लोन वापस पे करना है, ठीक है, समझ गए। मतलब यूएस को हमें नेट इंटरेस्ट पे करना है वापस, हमने बहुत पहले लोन लिया था तो हम अभी वही चुका रहे हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, ₹10। तो हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट है वो 10 रुपये का ही है, ठीक है। इतना होता नहीं हमारा डेफिसिट, वो तो यूएस को हमें कोई पुराना लोन चुकाना है इसलिए बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स से हमारा कोई भी लोन नहीं है, ठीक है, एकदम बढ़िया, नहीं ले रखे किसी से पैसे, हटो सब, ठीक है, अपना हम बढ़िया कर रहे हैं, किसी से पैसे नहीं ले रखे, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट क्या आएगा, 100। इससे क्या समझ आया, प्राइमरी डेफिसिट देखो पहले 10 था और हम बड़े दुखी थे यार यूएस को पैसा वापस करने, अभी 100 है, हम खुश हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट जितना फिजिकल डेफिसिट की इक्वल होगा उतनी अच्छी बात है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका मतलब हमें कोई लोन नहीं चुकाना पुराना, ठीक है। आई होप तुम समझ गए हो यार, ये तो बहुत लंबा चैप्टर है यार, थक गई मैं। हाँ यार, मेरा था प्लान फास्ट रिविजन करने का, पता नहीं पढ़ाने क्यों लग जाती हूँ, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट या फिर इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या है, ठीक है। तो जब तो क्या होता है, यू नो दैट जब हम ग्रांट्स देते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि ठीक है ले लो, हम वापस नहीं मिलने वाला है पैसा, रखो एंजॉय करो, ठीक है। तो वी डोंट कंसिडर इट एज एन एसेट और लाइबिलिटी, ठीक है। बट जब गवर्नमेंट ग्रांट देती है स्टेट्स को, स्टेट्स या यूटीज़ को, तो क्या होता है, वो उस ग्रांट से एसेट क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने भाई गवर्नमेंट ने राजस्थान को पैसे दिए, ठीक है, और राजस्थान ने स्कूल बनवाया या फिर हॉस्पिटल बनवा दिया या फिर रोड्स बना दी और रेलवे ट्रैक बना दिया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कोई एसेट क्रिएट कर दिया जिससे इवेंचुअली उनको, जैसे जिसमें लिखा रोड्स पॉइंट्स एक्सेट्रा क्रिएटेड, तो इससे इवेंचुअली क्या गवर्नमेंट को पैसा आएगा वापस, से इट्स एन एसेट, ठीक है। तो जब हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट हमें पता है क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में रेवेन्यू डेफिसिट जो हमारा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, इसमें माइनस कर देते हैं ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एसेट्स, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो फाइनल रेवेन्यू डेफिसिट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। मोस्टली ये गवर्नमेंट खुशी खुशी करते हैं, उससे डेफिसिट थोड़ा कम दिखता है, अच्छा लगता है देखने में ये, और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज दिखता है। ऑल गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर केपैक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज देयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपको कोई एसेट नहीं क्रिएट होता, ठीक है, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपका एसेट क्रिएट होता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अभी हम टर्म समझते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, ठीक है। तो एक सिचुएशन होती है जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं हमारे, ठीक है, तो हमारा बहुत हाई डेफिसिट है और रेवेन्यू कम है, ठीक है। तो इसमें ये एक्चुअली आई थिंक प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन आ चुका है, ये आई थिंक प्रीलिम्स PYQ है, एनीवे, ठीक है। तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, और पैसे जैसे इनके पास हो, ये एडिशनल करेंसी प्रिंट कर देती है। और आपको पता है, मैंने पहले बताया है, करेंसी प्रिंट करने का मतलब ये नहीं कि पैसा इंक्रीज़ हो जाए। रिमेंबर वी डिस्कस कि वो एसेट से बैक होना चाहिए, गोल्ड
या फिर फॉरेन करेंसी या कुछ भी एसेट, पर एसेट से बैक होना चाहिए, तभी उस करेंसी की कोई वैल्यू होती है। प्रिंट करने से और पैसा नहीं आ जाता, ठीक है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इसे कहते हैं कि या तो आप एडिशनल करेंसी प्रिंट कर रहे हो या फिर और बोरो कर रहे हो। जैसे मैं काफ़ी क्या करते हैं, मैंने किसी एक कंट्री से बोरो किया और अभी वो पैसे वापस मांग रहे, तो मैं बी कंट्री से बोरो करके इनको दे देती हूँ, विच इज़ लाइक जस्ट डेफिसिट फाइनेंसिंग बेसिकली, ठीक है। बस आपका वो खर्चा कम नहीं हो रहा, पैसा नहीं बढ़ रहा, आपके बस एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, डेफिसिट इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। अब आई एम अ लिटिल टायर्ड, तो मैं फिस्कल पॉलिसी और करूँगी एंड देन हम इसे फिनिश कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो फिस्कल तो देखो, हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन देखता है? आरबीआई। और फिस्कल पॉलिसी कौन देखता है? गवर्नमेंट, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस ही नहीं पता वैसे काफ़ी लोगों को, पर तुम्हें पता है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट, ठीक है। ऑलराइट, तो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो, मेंटेन मतलब एम्प्लॉयमेंट हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, वेलफेयर हो। ये तो यार अगर प्रीलिम्स में लिखा आ गया तो तुम आराम से इसे कर दोगे। ऐसा तो होगा नहीं कि इसमें लिखा होगा वेलफेयर करें, नहीं यार वेलफेयर नहीं चाहिए, ऐसे तो करोगे नहीं, है ना। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, नहीं मुझे तो चाहिए कि बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस पुअर और रिच में, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? जैसे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है, जिसमें हम गवर्नमेंट ट्राई करती है कि ज़्यादा पैसा हो इकोनॉमी में, और जैसे अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए तो उसको बूस्ट करने के लिए ये करते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो, बिजनेसेस का भी मतलब प्रॉफिट हो, ये सब, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस डिक्रीज़ कर देती है, ठीक है। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज़ कर देती है, मतलब एसेट क्रिएशन करती है कि लेट्स से गवर्नमेंट ने कहा मैं रोड बनाऊंगा, तो रोड बनाने से क्या है, तो लोगों को जॉब्स मिलती है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो इसे पंप प्राइमिंग कहते हैं, ये टर्म याद कर लेना। ऐसे सब पूछ सकते हैं कि जब गवर्नमेंट पैसे इंजेक्ट कर रही है इकोनॉमी में, इसको पंप प्राइमिंग कहते हैं। इसी बात पे मॉनेटरी पॉलिसी की एक्सपेंशनरी वो आई होप तुमको याद हो, बट चलो ठीक है। इसमें पूछती हूँ मैं तुमसे, रेपो रेट अगर इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सपेंशनरी है या कॉन्ट्रैक्शनरी है? मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी को या फिर एक्सपैंड कर रहे हैं? देखो, जब रेपो रेट इंक्रीज़ होती है, इसका मतलब वैसे तो हमें याद होना चाहिए, रेपो रेट इंक्रीज़ होती है मतलब लोन्स महंगे हो गए हैं, और पैसे मतलब मोस्टली लोग अपने पैसे बैंक में रखना प्रेफर करते हैं, खर्चे वर्चे कम करते हैं, तो इट्स अपोजिट ऑफ एक्सपेंशनरी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्रैक्शनरी है, जिसमें और अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से एक्सपेंशन करो तो रेपो रेट डिक्रीज़ कर दो, ठीक है। तो लोन सस्ते हो जाएंगे, ज़्यादा लोग लोन लेंगे, लोन से कोई कंपनी खोलेंगे, कुछ एसेट क्रिएट करेंगे, कुछ करेंगे, खर्चे करेंगे, ठीक है। तो इससे इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो लेट्स से इन्फ्लेशन बहुत हाई है और थोड़ा इन्फ्लेशन कम करना है, टैक्स बढ़ा दो ठीक है। उससे इकॉनमी से लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, कहाँ से खर्च करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। और दो इम्पोर्टेंट फेज़ होते हैं, बिजनेस साइकिल होते हैं, बूम और रिसेशन। बूम ऐसा दिखता है, रिसेशन ऐसा दिखता है, ठीक है। और दो अप्रोचेस होती है, काउंटर साइक्लिक, प्रो साइक्लिक, ठीक है। तो काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? जैसे बूम में है, अभी बूम में चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, मतलब ऐसे नीचे जा रहा, हम नीचे ले जाने, ज़्यादा बूम में नहीं जाना चाहिए, मतलब लेकिन वरना लेट्स से इकॉनमी बहुत बूम में चल रही है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल एक बैलेंस होना चाहिए, इसलिए होता है काउंटर साइक्लिक अप्रोच। और बहुत ज़्यादा बूम में जा रही है तो उसको नीचे लेकर आओ, बहुत ज़्यादा गिर रही है तो उसको ऊपर लेकर आओ, यह है काउंटर साइक्लिक। प्रो साइक्लिक क्या होती है?
कि अगर ये बूम में जा रही है तो और बूम में ले जाओ, अगर ये गिर रही है तो और गिरा दो, ठीक है। तो मतलब जैसी बिजनेस साइकिल का मूड है उसे और एम्पलीफाई कर दो, ये होता है प्रोसाइक्लिक, ठीक है। एंड ठीक है, ये वही एक्सप्लेन है, ठीक है। फिजिकल कंसोलिडेशन पॉलिसी क्या होती है? इट्स एन एफर्ट बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिंग डाउन फिजिकल डेफिसिट। ऑब्वियसली किसी गवर्नमेंट को डेफिसिट नहीं चाहिए, तो ये गवर्नमेंट का अप्रोच है, एफर्ट है कि फिजिकल डेफिसिट कम हो। इट इज़ एन एफर्ट टू रिड्यूस पब्लिक डेट, रेज रेवेन्यूज एंड ब्रिंग डाउन वेस्टफुल एक्सपेंसेस। और ये गवर्नमेंट कर भी रही है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जैसे इससे बहुत सारे लीकेजेस कम हो जाते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो लीकेजेस और करप्शन इन सब की प्रॉब्लम्स कम हो जाती है, एक्सपेंसेस फालतू के कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा फिजिकल डेफिसिट भी कम हो जाएगा, ठीक है। वी वांट टू ब्रिंग फिजिकल डेफिसिट डाउन। FRBM एक्ट, वैसे तो ये इतना रेलिवेंट नहीं है अभी, पर ठीक है, अब अगले वाले में हम बाकी ख़त्म कर देंगे, ठीक है, बिकॉज आई एम एक्चुअली वेरी टायर्ड। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।